ये बताने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि कृष्णचंद्र उर्दू के तो अत्यंत लोकप्रिय कहानीकार थे ही, इसके साथ ही वो हिंदी में भी बहुत पढ़े जाते थे और हिंदी में उनकी पुस्तकों का, उनकी रचनाओं का अनुवाद बराबर आता रहता था। लगभग हिंदी की सभी पत्रिकाओं में वो छपते रहते थे। महिला पाठकों में उनकी लोकप्रियता की हालत ये थी कि न केवल भारत में हिंदी और उर्दू और दूसरी भाषाओं की महिला पाठकों में, बल्कि पाकिस्तान में भी बहुत वो लोकप्रिय थे और पाकिस्तान में उनके नावल बहुत धड़ाधड़ छपते थे और बहुत पढ़े जाते थे। वहाँ के जो पत्रिकाएं थी उनमें भी उनकी कहानियां बराबर छपती थी। उसका कारण था वो ये कि वो महिलाओं के प्रति जो एक सहानुभूत और पक्षधरता का रवैया होता है और जो उर्दू कथा साहित्य की एक बहुत अमूल या बहुमूल थाती है, उसको देखें हम तो कृष्णचंद्र ने उस थाती को समृद्ध करने में, मजबूत करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। उनकी कहानियों में महिलाएं विविध रूप में कई अंदाज में आती हैं, कई चरित्रों में आती हैं, कैरेक्टर्स अलग अलग हैं। और दूसरी बात ये कि बच्चों के प्रति जो उनका स्नेह है, वो उसकी उनकी संलग्नता है, या बच्चों के बारे में जो उनकी गहरी संवेदनशीलता है, वो खास तौर से लोगों को बहुत प्रभावित करती थी और जिससे कारण भी वो बहुत लोकप्रिय हुए। और दादर पुल के बच्चे आप देख लीजिए या कालू भंगी आप देख लीजिए, उनकी कहानी, या और बहुत सी ऐसी कहानियां हैं जो गरीब बच्चों पे और महिलाओं पे, संघर्षशील महिलाओं पे, मजदूरों पे और किसानों पे उन्होंने लिखी। वो अपनी जगह है। भाषा पे जो उनका अधिकार था और जो प्रवाह उनकी भाषा में थी, जो जीवंतता उनकी भाषा में थी, वो एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है कृष्णचंद्र के लेखकीय व्यक्तित्व का। और वो भाषा सीधे दिल में उतरती थी, वो पाठकों को अपने से बांधती थी। इसलिए भी कृष्णचंद्र बहुत लोकप्रिय थे, अपने भाषा के कारण, अपने कथ्य के कारण, अपनी पक्षधरताओं के कारण। और ये है कि तरीके से, यानी जिस समस्या को वो उठा रहे हैं वो किस तरह से कहानी में या उपन्यास में आ रही है, ये देखना है। तो वो कहानीकार भी थे, उपन्यासकार भी थे, नाटककार भी थे और व्यंग लेखक भी थे। बहुत अच्छे व्यंग्यकार थे। बहुत चर्चित हुआ था उनकी एक पुस्तक व्यंग की थी, एक गधे की आत्मकथा। तो एक जमाना था जब एक गधे की आत्मकथा हाथों हाथ ली जाती थी। तो इस तरह से कृष्णचंद्र के व्यक्तित्व के कई रूप थे। वो पत्रकार भी थे। बुनियादी बात यह है कि वो अपने चिंतन से, अपने आचरण से और अपने सोच से प्रगतिशील थे। और प्रगतिशील आंदोलन, तरक्की पसंद तहरीक से उनका गहरा जुड़ाव था। और वो बड़ा न ये सिर्फ कि तरक्की पसंदों की मीटिंग्स में, उनकी सभाओं में बराबर जाया करते थे, कॉन्फ्रेंसेस में भी वो बराबर शरीक होते थे और ख़ुद भी ये कोशिश करते थे कि किसी तरह से बॉम्बे में और जहाँ कहीं वो रहे वहाँ प्रगतिशील लेखक संघ की गतिविधियाँ बराबर चलती रहें। और इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण हम देखते हैं कि 1945 में जब हैदराबाद में एक उर्दू के तरक्की पसंद लेखकों की कॉन्फ्रेंस हुई थी, ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस हुई थी, बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी, ऐतिहासिक महत्व की कॉन्फ्रेंस हम उसको कहेंगे। उस कॉन्फ्रेंस में कृष्णचंद्र, अली सराय जाफरी और बॉम्बे के सारे वो लेखक जो प्रगतिशील आंदोलन से जुड़े हुए थे, वो और देश के दूसरे हिस्सों से जो उर्दू के लेखक थे तरक्की पसंद तहरीक से जुड़े हुए, वे तमाम लोग वहाँ जमा हुए और बहुत अच्छी कॉन्फ्रेंस हुई। और उसमें वो शरीक हुए। तो ये पहली बात। उस वक्त उर्दू में सादा सन मंटो की कहानियों और इसमें चुगताई की कुछ कहानियों के कारण जो उर्दू कहानी पर अश्लीलता का आरोप लग रहा था कि उर्दू कहानी में एक औरत परस्ती बढ़ती जा रही है, अश्लीलता बढ़ती जा रही है और जो सामाजिक मर्यादा है उनका उल्लंघन हो रहा है। तो
उस पे एक प्रस्ताव डॉक्टर अब्दुल अलीम ने पेश किया था, जो सदारत फरमा रहे थे उसमें। और डॉक्टर अलीम आप जानते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हुए और प्रगतिशील लेखक के संस्थापकों में भी वो थे। लखनऊ सम्मेलन में, लखनऊ के 36 के अधिवेशन में उनकी प्रमुख भूमिका रही। डॉक्टर अलीम ने पेश किया था, इसलिए वो बहुत महत्वपूर्ण था। लेकिन उसके बाद उसमें जो सबसे तीखा और प्रखर विरोध उभर कर सामने आया, वो एक मौलाना का था। ये बहुत रोचक तथ्य है प्रगतिशील आंदोलन के इतिहास का कि अश्लीलता साहित्य में अश्लीलता को कम किए जाने या उस पर प्रतिबंध लगाए जाने या उसकी निंदा किए जाने के बारे में जो प्रस्ताव उस सम्मेलन में प्रस्तुत हुआ, उसका सबसे प्रखर और तीखा विरोध एक मौलवी ने किया।